इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? एकदम झमाझम। हमारी फाइनली इंटरमीडिएट की शुरुआत हो गई और पहला लेक्चर हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। और पढ़ा क्या उसमें? तो सिंपल दो बातें कि भैया जब इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारा पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में। एक वो जो सिर्फ टेम्परेरीली हमारे सरप्लस पैसे को, आइडल फंड को चैनलाइज करने के लिए हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनको इन्वेस्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि भैया पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो चलो इसको शिकार पे भेजें ताकि ये पैसा कुछ और पैसा कमा कर लाए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लियर इंटेंशन के साथ रखे गए हैं कि भैया इनको निकट भविष्य में बेचना है और बेचकर वापस से अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करना है। जैसे प्रतीक सर ने बोर्ड मीटिंग में बोला कि अभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का, एक्सपांशन का सही समय नहीं है। अभी एक काम करते हैं, जो सरप्लस पैसा पड़ा है उसकी एफडी बना देते हैं ताकि ये पैसा हमको कुछ तो रिटर्न देकर चला जाए। तो ऐसी असेट, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो अदर इनकम कमाने के लिए बिजनेस ने होल्ड किए हैं। और अदर इनकम आएंगी कैसे? तो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इनको होल्ड करने का जो समय है जनरली उनकी इंटेंशन 1 साल से कम होती है। यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम टेक्निकली करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और AS 13 के अनुसार इन इन्वेस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, चाल चलन, यस, इन्वेंट्री के समान है। और इन्वेंट्री AS 2 के अनुसार कॉस्ट या NRV विच एवर इज लेस पर वैल्यू की जाती है। तो सिमिलरली हमें इन्वेस्टमेंट को भी कॉस्ट या फेयर मार्केट प्राइस, अच्छा NRV हटा दिया, नेट रियलाइज्ड वैल्यू हटा दी और क्या शब्द यूज किया? फेयर वैल्यू। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो दोनों में से कम है उस पर वैल्यूएशन करना है। और सिंपल सा रूल है, भैया प्रूडेंस लगा रहे हैं। प्रूडेंस क्यों लगा रहे हैं? कि भैया इसको बेचने के लिए रखा है, निकट भविष्य में बिक जाएगा, यानी अगली बैलेंस शीट में इसके नामो निशान नहीं मिलेंगे। तो अगली बैलेंस शीट बनने तक जो रीडर है वो इसी बैलेंस शीट को रेफर करेंगे। अब अगर मैंने इस इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए मान लो, और आज बिकने के चांसेस इसके 90 ही थे, और अगर मैं इसको 100 पे दिखाता हूं तो मेरे रीडर्स के साथ तो चीटिंग हो गई, क्योंकि ये स्टॉक, ये शेयर, ये इन्वेस्टमेंट मेरा 90 में रियलाइज होगा। तो अगर मुझे इसको बेच के 10 का लॉस होने वाला है तो वो लॉस मैं आज ही बुक कर लूंगा। ये कौन कहता है? AS 13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन AS 13 ने एक और बात कही कि भैया इन्वेस्टमेंट की एक प्रजाति और है, और वो प्रजाति थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ी सी लेवल वाली है। जैसे हमने डिस्कस किया, कॉमर्स बाबा, विद्योदय मर्ज होके एक वेंचर बनाते हैं। नहीं, ये मर्ज नहीं होते हैं, ये अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन इनका मिलके एक जॉइंट वेंचर बनता है, दैट इज कॉमर्स बाबा लेवल अप, और इसमें कॉमर्स बाबा और विद्योदय इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इस इंटेंशन के साथ हम होल्ड करते हैं कि यहां जो पैसा लगा है वो अब निकट भविष्य में या दूर भविष्य में भी वापस तो नहीं आएगा। यानी यहां पैसा लगा दिया, अब भूल जाओ। अब इधर पैसा लगाकर आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के बारे में सोचो। जैसे हमने डिस्कस किया कि भैया बेताज बादशाह ऑफ फेस टू फेस विद्योदय, बेताज बादशाह ऑफ यूट्यूब, ऑफ ऑनलाइन क्लासेस कॉमर्स बाबा, इन दोनों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि हम जो CS में फेस टू फेस कंटेंट आज तक इंदौर तक रिस्ट्रिक्टेड रखे हुए थे, वो पूरे इंडिया में सब बच्चों तक पहुंचा पाए जिनको इसकी जरूरत है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो एक विजन के साथ हुआ, और यहां पर जो पैसा लगाया जाएगा वो शॉर्ट टर्म इंटेंशन के साथ नहीं लगाया जाएगा। तो इसका सोर्स भी लॉन्ग टर्म फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा, इसीलिए इनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाएगा। और चूंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स असेट्स के समान है। फिक्स असेट्स क्यों लाते हैं? ताकि उसका उपयोग करें, बेचने के लिए नहीं लाते। तो जब बेचने के लिए नहीं लाए हैं तो जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछें? तो जब हमें बेचने ही नहीं है, निकट भविष्य में वो नहीं बिकने वाले, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है,
तो फिर बाजार में कोई भी भाव चलता रहे, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता और हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। ये हो गए हमारे लास्ट लेक्चर के रिकैप। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ भी हैपनिंग नहीं है, क्योंकि एक बार लेके पटक दिया तो सालों साल कैरी डाउन ब्रोड डाउन, कैरी डाउन ब्रोड डाउन चलता रहेगा, है ना। और बस उससे जो इनकम आती रहेगी वो पीएनएल में क्रेडिट होती जाएगी, यानी एकदम बोरिंग टाइप का, जैसे मैं, है ना। और दूसरा कॉमर्स बाबा, ओके, तो कॉमर्स बाबा एकदम हैपनिंग, तो वहां पर कैसा करंट इन्वेस्टमेंट, कैसा ये खरीदा, ये बेचा, ये हमारे लिए कम इंटरेस्ट, ये एक्स इंटरेस्ट, खूब सारे ट्रांजैक्शन साल भर में उसी खाते के अंदर हो गए। तो अब हमें AS13 के अनुसार दोनों डिस्कस करने हैं, लेकिन जो आपका चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, हेडिंग क्या थी, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, वहां पर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मालिक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हम दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। पहली कैटेगरी है फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में किया गया इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिस पर हमको फिक्स रिटर्न मिलेंगे। तो दूसरे इन्वेस्टमेंट क्या होंगे सर, जो फिक्स नहीं होंगे, यानी वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। तो फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिस पर एक फिक्स इनकम मिलेगी, एक फिक्स इंटरवल पे मिलेगी। मतलब इन केस ऑफ फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर विल रिसीव income by way of interest at fixed rate and in fixed interval। यानी यहां पर आपको हर बार एक फिक्स रेट से ही रिटर्न मिलेगा, यानी जिन सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उन पर आपको फिक्स रिटर्न ही मिलना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने आपका पैसा यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि आपने उसको ये पैसा एज ए डेट दिया था और डेट में ओनरशिप नहीं मिलती। डेट का मतलब होता है ऋण, लायबिलिटी, लोन। तो सामने वाले ने आपका पैसा एज ए लोन स्वीकार किया था और उस लोन का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि सामने वाली पार्टी को फायदा है और नुकसान, आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। आपकी इनकम पे कभी भी इस बात से अंतर नहीं पड़ेगा कि सामने वाली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या नहीं, यानी आपको इनकम मिलती रहेगी। हाँ, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है कि जो इनकम मिलेगी वो हमेशा चुन्नुक्सी होगी, थोड़ी सी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। सीधी सी बात है, आप अगर रिस्क कम लोगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेंगे, अगर आप रिस्क ज्यादा उठाओगे तो आपका रिटर्न डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो अब हम एक बार पढ़ते हैं कि हमने इसके बारे में और क्या क्या लिखा है। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई आजकल, तो ये नोट्स मैं आपको हर चैप्टर की समाप्ति के बाद बाकायदा प्रोवाइड करता जाऊंगा। हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे हम वहां पर ये नोट्स शेयर करते जाएंगे हर चैप्टर की समाप्ति के बाद। तो ये नोट्स अगर आपके हाथ में हैं तो एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ 15 मिनट में आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा और सिमिलरली ऐसी हर चैप्टर के आपको नोट्स मिलते जाएंगे। तो चलिए हम और पढ़ते हैं। इनकम ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, कौन से, फिक्स इनकम बियरिंग, विल बी बेस्ड ऑन टाइम। यस, यानी यहां पर आपको रिटर्न समय के आधार पर मिल रहा है, एक फिक्स इंटरवल पे मिल रहा है। इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न बाय द इन्वेस्टी एंटरप्राइजेस, यानी यहां आपको मिलने वाला रिटर्न इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जिस जगह पे आपने पैसा दिया है उसने प्रॉफिट कमाया है या नहीं। ओके, और आगे पढ़ें। फॉर इन्वेस्टी कंपनी, इन्वेस्टी कंपनी मतलब जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, जिसने आपका पैसा स्वीकार किया, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ये तो हमने पढ़ा है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज पार्टनरशिप में पढ़ा था। एप्रोप्रिएशन होता है लाभों का बंटवारा और लाभों का बंटवारा होता है मालिकों के बीच, यानी हम जो लाभ बांटेंगे, एप्रोप्रिएट करेंगे, वो ओनर्स के बीच करेंगे। यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया है तो आपको लाभों में हिस्सा मिलेगा और लाभ कभी ज्यादा कभी कम भी होंगे, हो सकता है कभी लाभ हो ही ना। लेकिन चार्ज की जब मैं बात करता हूं तो हम बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। सिमिलरली अकाउंट्स में मजबूरी का नाम चार्ज होता है। मतलब चाहे सामने वाली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो या ना हो, उसकी स्थिति कैसी हो, अच्छी हो, खराब हो, इन ऑल द सिनेरियो आपको तो फिक्स रिटर्न, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। फॉर इन्वेस्टिंग कंपनी इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, so they have to pay
it on time basis regardless of the fact that whether they earn profit or not. Okay, done. बहुत बढ़िया. अब आगे बोलो सरकार. तो आगे example of fixed income bearing securities are investment in debentures, okay, bonds issued by the government, FD with bank और commercial paper issued by the government. यानी ऐसी सारी सिक्योरिटीज जिन पर हमको एक फिक्स रेट से रिटर्न मिले, एक फिक्स इंटरवल पर रिटर्न मिले, वो सारी फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज कहलाएंगी. जैसे डिबेंचर, बेस्ट एग्जांपल, आपने पढ़ा भी है 12th में कंपनी के अंदर, फिर सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा था डिबेंचर. तो डिबेंचर क्या है? दैट आर बेसिकली अ स्टेटमेंट और अ डॉक्यूमेंट बाय विच कंपनी एक्नॉलेज द डेट. यानी वो बोलते हैं कि जो इस कागज का होल्डर होगा वो हमारा ऋणदाता है, हमने उससे लोन लिया है और हम इस कागज के होल्डर को एक समय के बाद उसका प्रिंसिपल वापस करेंगे, और जब तक प्रिंसिपल वापस नहीं करेंगे तब तक एक फिक्स इंटरवल पर ब्याज का भुगतान, ब्याज का पेमेंट करते रहेंगे. तो चलो सरकार, हमारे एग्जाम्पल्स में मेनली आएंगे डिवेंचर्स, एफडीज और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स. आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे 99% क्वेश्चन में सिर्फ डिवेंचर मिलेंगे या बॉन्ड मिलेंगे, एफडी नहीं मिलेगा, क्योंकि एफडी बेची नहीं जाती, एफडी बनवाई जाती है या फिर तोड़ी जाती है, एफडी खरीदी और बेची नहीं जाती. तो हम इन्वेस्टमेंट के इस चैप्टर में सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं जिनको हम समय समय पर खरीद रहे हैं और जिनको हम सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं. अब सरकार ये क्या बोला आपने, सेकेंडरी मार्केट? अरे बाबा अभी आएगा, फिर भी सुन लो. नाम सुना होगा आपने, स्टॉक मार्केट. अरे यार 1992 हर्षद मेहता स्कैम, अभी तो सीरीज मीरीज देखी है यार आपने खूब. वो क्या था? शेयर मार्केट, फुल शेयर मार्केट, एब्सोल्युटली. तो वो जो शेयर मार्केट है ना, उसको टेक्निकली अकाउंट्स की भाषा में, एफएम की भाषा में सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है. वहां पर वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दो इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज का ट्रेड करते हैं. यानी वो कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन है, वो प्लेटफॉर्म है जो सेलर और बायर को मिला रहा है. बिल्कुल. तो वहां जब ट्रेड किया जाएगा तो बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, और जब आप सिक्योरिटी डायरेक्टली कंपनी से खरीदेंगे या सिक्योरिटी का रिडम्पशन सीधे कंपनी करेगी तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. अब फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज. यानी ऐसी सिक्योरिटीज जहां पर मिलने वाला रिटर्न कभी भी कांस्टेंट, कभी भी सर्टेन ना हो. यानी वहां पर आपको रिटर्न इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टी एंटरप्राइजेस ने प्रॉफिट कमाया है या नहीं. अगर प्रॉफिट नहीं कमाया है तो रिटर्न ही नहीं मिलेगा. अगर प्रॉफिट कमाया है और कम कमाया है तो रिटर्न कम मिलेगा. प्रॉफिट कमाया है और ज्यादा कमाया है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा. यानी यहां आपके रिटर्न इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सामने वाली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और कितना कमाया है. जबकि जब हम डिवेंचर की बात कर रहे थे, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने बोला था कि कंपनी कमाए ना कमाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो भी आपको फिक्स रेट से और फिक्स इंटरवल से रिटर्न प्रोवाइड करती है. चलिए पढ़ लेते हैं. तो इन केस ऑफ वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर विल रिसीव इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड which solely depends on the profit earned by the investee enterprises. Okay, समझ में आ गया? तो these dividend are appropriation of profit, not charge against profit. So the return depends on the profit of investee organization. और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस मत बोलना. क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस पे तो फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलता है. इवन जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे रेट फिक्स होती है. हाँ, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव होने के कारण बस ये पता पड़ जाता है कि लैप्स हो गया या अगले साल मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा अगर क्यूमुलेटिव है तो. बाकी हमारे इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ मिलेगा तो वो मिलेगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर में भी कौन सा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर या फिर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. बस ये तीन तरह के इन्वेस्टमेंट्स ही आपके सामने इस चैप्टर में मिलेंगे. तो सरकार, अब हम एक एक करके इन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट की बातचीत करते हैं. हमारे सामने एक है फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज और दूसरे हैं वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज. जहां वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में डिविडेंड होगा, बोनस शेयर होंगे, राइट शेयर्स होंगे, तो वहां हमारा पूरा सोचने का तरीका अलग होगा. तो यहां
व्हेन वी इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स। तो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में हमारे शब्द आएंगे एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेजेस और कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। तो प्रोस्पेक्ट्स और विजन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल अलग है, तो हम इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते। पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज और फिर पढ़ेंगे वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। तो पहले आपके सामने हाजिर है फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में हमारा इन्वेस्टमेंट। यहां पे आप क्या क्या पढ़ोगे, तो पहले मैं आउटलाइन कर रहा हूं कि इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर एक एक करके हम इन कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। आप अपने जब नोट्स बनाएं तो आपको क्या क्या लिखना है वो सुन लो। सबसे पहले आपको ये करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लिखना है, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ये डिफरेंस एक बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद आपको सीधे ये चार्ट बनाना है और अब इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमको आगे एक एक करके प्रैक्टिस करते जाना है। तो मालिक, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करने हैं, उसमें पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकरेज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कब? एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द सिक्योरिटीज। क्या सर ट्रीटमेंट अलग अलग होगा? हाँ, थोड़ा सा अलग अलग होगा। खरीदते समय हिसाब अलग, बेचते समय हिसाब अलग, ठीक है। तीसरा क्या कि अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कैश के बजाय किसी अन्य प्रतिफल, कैश के बजाय किसी अन्य कंसिडरेशन के बदले में एक्वायर किए हैं, अब देखो पैसा मूवमेंट होता है तो मेजरेबल बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब वाटर सिस्टम लग गया कि मैंने इस हाथ से आपको एक चीज दी और आपने दूसरे हाथ से मुझे कोई चीज दी, तो वैल्यू कौन सी लूं, क्योंकि इसकी भी एक वैल्यू है और इसकी भी एक वैल्यू है, तो वैल्यू चुनी किया जाए, तो दैट विल हेल्प और इन्फॉर्म टू अस बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, और लास्ट कॉन्सेप्ट जो यहां पर आएगा वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, तो साहब 2 रीजन है। एक, जब हर साल के अंत में हम इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो चूंकि ये है हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें वैल्यू करना होगा कॉस्ट या फेयर मार्केट प्राइस बेचेबल लेस पर, इसीलिए हमें वैल्यूएशन समझना है। दूसरा, जब जब हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उस समय जब वैल्यूएशन करेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि जो बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी और उसके बदले में मिला क्या, ताकि पता पड़ सके कि बेच के फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो चलो सरकार, हमारे सामने एक ओवरव्यू मतलब खाका खिंच चुका है। अब इसके अंदर हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। दोस्तों, एक बात सोचो, मैं अगर एक कंपनी हूं और मुझे पैसों की जरूरत है, तो बीइंग द कंपनी मैं अपने पैसों की जरूरत 2 रास्तों से पूरी कर सकता हूं। एक कि मैं अपने ओनरशिप में नए लोगों को एंट्री दे दूं, यानी मैं इक्विटी इशू करूं और पैसे रेस कर लूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है, अपने को पैसों की जरूरत है, अपन लोन उठाएंगे और लोन से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, बाकी ब्याज चुकाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी थी रिलायंस, और रिलायंस ने क्या किया, अपने 1 लाख डिबेंचर बाजार में फ्लोट कर दिए 100 रुपए पर डिबेंचर के हिसाब से। तो 1 लाख इंटू 100, उनके पास 1 करोड़ रुपए आ गए। मैं बहुत छोटा फिगर बोल रहा हूं, ये फिगर और कैसे जाएगा, 300 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, ऐसा कुछ फिगर जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब जब रिलायंस ने ये डिबेंचर इश्यू करे, तो भैया मेरे मानस एक दोस्त, उसने ये डिबेंचर सब्सक्राइब कर ली और 100 रुपए का डिबेंचर उसको 100 रुपए में मिल गया। अब रिलायंस ने इस डिबेंचर में बोला कि जो इस डिबेंचर का होल्डर होगा वो रिलायंस का ऋणदाता है। तो मानस बोला, अरे वाह, मैं तो ऋणदाता हो गया, वो भी रिलायंस का, यानी रिलायंस मेरा बोरोवर है, लेकिन कितने रुपए के लिए, जितना उस कागज पे लिखा है। ऐसे 500 कागज हमारे मानस के पास थे और ऐसे 500 कागज मानस के पास थे, यानी मानस 50,000 रुपीज से रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेंडर था, ठीक है। अब उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिबेंचर पर रिलायंस ने लिखा कि जब तक हम आपका प्रिंसिपल रीपे नहीं कर देते। सर वैसे कितने टाइम में रीपे करते हैं, तो सरकार भारत में डिबेंचर्स को रीपे करने का मैक्सिमम टाइम 10 साल है, यानी अगर आपने आज पैसा डिबेंचर के माध्यम से उठाया है तो आपको 10 साल में वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है जो रिलायंस ने मानस जी से
ले रखा है उसको रीपे करने के लिए उन्होंने बोला कि हम 10 साल बाद रीपेमेंट करेंगे। अब मानस बोला सरकार एक बात तो बताओ, 10 साल के दौरान अगर मुझे बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या मैं आपके पास नहीं आऊंगा? तो वो कंपनी बोली नहीं भैया, मैंने आपको ये बोल के पैसा लिया है कि अब मैं ये पैसा सीधे 10 साल बाद रीपे करूंगा, तो फिर बीच में अगर जरूरत आ गई तो मैं क्या करूंगा? ऐसा मानस ने पूछा। तो कंपनी ने बोला कोई गल नहीं है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है हम यहां पर इन डिबेंचर्स की लिस्टिंग करवा देंगे। लिस्टिंग करवा देंगे मतलब वहां पर रजिस्टर्ड करवा देंगे। अब अगर आपको जब भी पैसों की जरूरत है तो आप वहां जाना और वहां जोर से चिल्लाना कि मुझे नहीं, मुझे क्या, गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया। ओके, तो वहां पर जाकर ये जोर से चिल्लाएंगे कि भैया किसी को डिबेंचर खरीदने हैं, ऐसे जोर से चिल्लाएंगे। तो जो डिबेंचर खरीदने का इच्छुक व्यक्ति होगा वो इनके पास आएगा, फिर भावताव होगा और डिबेंचर ये बेच देंगे, वो खरीद लेगा। अब ये एक्चुअली होता था कब? जब डीमैट अकाउंट नहीं खुले थे, जब वो एक स्टूपिड बॉक्स जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, वो स्क्रीन जिस पर रियल टाइम बेसिस पर पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठकर आप सौदा डाल सकते हैं, जब वो नहीं थी तो ये सारी डीलिंग उस बिल्डिंग में होती थी। हाँ, 1992 स्कैम देख लेना, उस बिल्डिंग में होती थी जिसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते थे और उन ब्रोकर के माध्यम से ये सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती थी। तो अब हमारे मानस जी के पास दो ऑप्शन आ गए कि अगर ये 10 साल तक रुक सकते हैं तो फिर कंपनी ही इनको डिबेंचर का पैसा वापस करेगी, और अगर नहीं रुक सकते, जब भी इनको पैसों की जरूरत है तो ये शेयर मार्केट में जाएंगे और वहां पर जाकर ये सिक्योरिटी बेचकर आ जाएंगे। अब ऐसा हुआ कि मानस को सच में पैसों की जरूरत पड़ी और मानस 1 अप्रैल को मेरे पास, मैं भी मार्केट में घूम रहा था, इसी डिबेंचर को खरीदना चाह रहा था, तो मानस मुझसे टकराए और मानस ने बोला कि मुझे 500 डिबेंचर बेचना है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, मुझे खरीदना है। तो मानस ने बोला ठीक है सर, लो पकड़ो डिबेंचर लो और पैसे दो, जूते दो पैसे लो, ऐसे ना। हाँ, तो भैया डिबेंचर लो और पैसे दो। मैंने कहा ठीक है मानस, ये तो बताओ कि ये डिबेंचर आप मुझे कितने में बेचोगे? तो मानस बोला कि सरकार सुनो, ये डिबेंचर बड़े मूल्यवान है, बड़े हैपनिंग है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं आपको बस बेच रहा हूं, अदरवाइज बेचता नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या खास है इस डिबेंचर में? तो मानस बोला कि सरकार देखो जरा ध्यान से, इस डिबेंचर पर ब्याज का रेट 12% है। आजकल बैंक लोन पर ब्याज 8, 9, 9.5, 10% पे बांटे जा रही है और लेने वाला नहीं मिल रहा। तो अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो कंपनी आपको 12% रिटर्न देगी, सेफ रिटर्न है, रिलायंस का रिटर्न है। तो आप सोचो कितना गजब सिक्योरिटी आपके हाथ में लगने वाली है। मैंने कहा हाँ यार सही बात है। तो मैंने कहा मानस ले 50,000 रुपए ले और मुझे ये डिबेंचर दे। तो मानस बोला नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये 500 डिबेंचर 105 रुपए पर डिबेंचर के भाव से दूंगा। मैंने कहा अरे यार ऐसी बात क्यों? बोले सरकार मैंने भी प्रीमियम पे खरीदे थे, या मैंने जिस समय खरीदे थे उस समय रेट ज्यादा था बैंक्स का, आज कम हो गया, लेकिन मुझे इन पर रेट अभी भी ज्यादा मिल रहा है। तो अब आपकी अटक रही हो तो आप खरीद लो, नहीं तो भैया दूसरे लोग हैं ही बाजार में, अभी मैं जोर से चिल्लाऊंगा आप देखना लाइन लग जाएगा। हाँ, पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइन लगाएगा, तो समझो। तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत मूल्यवान हो गई, क्योंकि पूरे भारत में इस समय ब्याज का रेट 8, 9, 10% ज्यादा है नहीं, और इस पर मुझे 12% रिटर्न मिलेगा। यानी आज अगर मैंने 5 रुपए ज्यादा दे भी दिए तो 3 साल में ये सब बराबर हो गया। हाँ यार, मैंने कहा डन, खरीद लेते हैं। अब जब मानस ने मुझे 105 रुपए में डिवेंचर दिया तो मैंने उससे धीरे से पूछा कि मानस भैया ये तो बताओ कि इन डिवेंचर्स पर ब्याज की तारीखें क्या हैं, कब कब कंपनी इन डिवेंचर्स पर ब्याज का पेमेंट करती है? तो मानस बोला सर कल ही लेके बैठा हूं, यानी कंपनी 31 मार्च को एक बार ब्याज चुकाती है और फिर 6 महीने बाद 30 सितंबर को ब्याज चुकाती है। अभी एक दिन पहले 31 मार्च को ही मुझे ब्याज मिला है, इसलिए तो मैं बेचने आ गया। अब अगर आज आप ये खरीद लोगे तो आज से ठीक 6 महीने बाद आपको ब्याज मिल जाएगा, और फिर हर 6 महीने के इंटरवल पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो आज मानस ने जो 105 रुपए मुझे कोट करे, उस पैसे में प्योरली मैंने सिर्फ उस डिबेंचर को खरीदने का अमाउंट पे किया है। अब मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इन डिबेंचर्स पर जो कंपनी ने आखिरी बार ब्याज बांटा
वो था 31 दिसंबर। और कंपनी 6-6 महीने के इंटरवल पर ये ब्याज का पेमेंट कर रही है। मैं यहां लिख देता हूं, पेड इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून ईच ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो मालिक अब तो जैसे अगर मैंने ये साल खींचा, ठीक है, एक तारीख यहां लिखी 31 दिसंबर 2020, फिर 6 महीने बाद आएगी 30 जून 2021, फिर अगली तारीख आएगी 31 दिसंबर 2021, फिर अगली तारीख आएगी 30 जून 2022। तो अब मैं मानस से डिवेंचर खरीद रहा हूं 1 अप्रैल 21 को, जबकि कंपनी अपने डिवेंचर्स पर जो हाफ ईयर बेसिस पर इंटरेस्ट पे कर रही है वो कर रही है 31 दिसंबर और 30 जून को। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि ब्याज बटा था एक दिन पहले 31 मार्च को, तो हमारे मानस जी का कोई ब्याज एक्रू नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ब्याज एक्रूअल बेसिस पे चलता है। एक्रूअल मतलब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ब्याज की इनकम एक्रू ऑन होती जाएगी। तो चूंकि मानस जी ने 31 तारीख को ब्याज प्राप्त किया और 1 अप्रैल को ही डिवेंचर बेच दिए, तो कोई ब्याज एक्रू ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी डिवेंचर पर आखिरी ब्याज 31 दिसंबर 20 को बटा था और आज मैं यहां बीच में कहां खड़ा हूं, यहां 1 अप्रैल 2021 को, तो आज मैं कहां खड़ा हूं 1 अप्रैल 2021 पे। तो क्या हुआ? ध्यान से सोचो, इस डिवेंचर पर मानस को आखिरी बार ब्याज बटा था 31 दिसंबर 20 को। अगली बार इन सिक्योरिटीज पर ब्याज बटेगा 30 जून 21 को और 1 अप्रैल 21 को मैं पिक्चर में आ गया और मैंने मानस से ये डिवेंचर 1 अप्रैल को खरीद लिया। जैसे ही मैंने ये डिवेंचर खरीदे, आजकल तो डिमेट सिस्टम है, एंटर का बटन दबा और मानस का नाम हटा और मेरा नाम चढ़ा। तो जैसे ही वो एंटर का बटन दबेगा तो डिवेंचर होल्डर के उस रजिस्टर से हमारे मानस भाई का नाम नादिन निन्ना हो गया और मेरा नाम उस रजिस्टर में आ गया। अब जब 30 जून आएगी तो कंपनी तो बड़ी दुविधा में फंस जाएगी, क्योंकि वो तो पगला रही है, क्योंकि 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च इस डिवेंचर का होल्डर मानस था और 3 महीने अप्रैल मई जून इस डिवेंचर का होल्डर मैं हूं। तो कंपनी क्या करेगी? 3 महीने का ब्याज मुझे देगी और 3 महीने का मानस को देगी। तो क्या कंपनी ऐसे लाखों लोगों को ढूंढती फिरेगी? अब ये तो ठीक है, 3-3 महीने का गैप था। अगर मानस से पहले किसी और के पास ये डिवेंचर 1 महीने रहे हो, किसी और के पास ये डिवेंचर आधे महीने रहे हो, किसी और के पास ये डिवेंचर 3 दिन रहे हो, किसी और के पास ये डिवेंचर सुबह खरीदे और शाम को बेचे हो, तो क्या वो कंपनी से आधे दिन का ब्याज मांगेगा? मुझे इस जमाने में बोलते कहां तक पढ़े हो? बोले दोपहर तक। सुबह स्कूल में गया था, दोपहर में स्कूल वाले घर छोड़ने आ गए। नहीं, अगर आपने डिवेंचर सुबह खरीदे और शाम को आपने बेच दिए तो क्या आप कंपनी से ये बोलोगे कि मेरे लिए 1 दिन का ब्याज चाहिए? आंसर है नहीं। और कंपनी के लिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उसके करोड़ों डिवेंचर होल्डर्स को वो ऐसे ट्रेस करे? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। तो फिर होगा क्या? सिंपल, जिसका नाम ब्याज वाले दिन रजिस्टर में लिखा है, कंपनी उसी को ही ब्याज का पेमेंट करेगी। यानी ब्याज वाले दिन मेरा नाम अगर 30 जून को रजिस्टर में लिखा है तो फिर ब्याज मुझे ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने 28 जून को क्यों ना इन डिवेंचर को खरीदा हो। यानी 2 दिन पहले भी खरीदा है, लेकिन अगर मेरा नाम आ गया रजिस्टर में तो ब्याज मुझे ही मिलेगा। यानी कंपनी हेडेक कभी नहीं पालेगी कि इसका पास्ट होल्डर कौन था, इन 6-6 महीने में कौन कौन होल्डर रहा। नहीं, कोई मतलब नहीं है। जिसका नाम ब्याज वाले दिन किताब में लिखा है बस उसी को ब्याज मिलेगा। तो मानस ने ऐसे माथा पकड़ा, बोले यार कुछ गड़बड़ हो रही है यार, क्योंकि मैंने इस डिवेंचर पर आखिरी बार ब्याज प्राप्त किया था 31 दिसंबर को और इस डिवेंचर पर जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज उपार्जित एक्रू हो चुका है। यानी वो डिवेंचर का ब्याज मेरी इनकम है, लेकिन मुझे तो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं डिवेंचर अनुभव जैन को बेचूंगा मेरा नाम रजिस्टर से हट जाएगा और जैसे ही मेरा नाम रजिस्टर से हटा तो फिर कंपनी अनुभव जैन को पूरे 6 महीने का ब्याज पे करेगा और वो ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि अनुभव जैन तुमने डिवेंचर खरीदे कब। अनुभव जैन बोलेगा तुम्हें मतलब क्या है, नाम मेरा लिखा है ना, बस पैसे मुझे मिलने चाहिए। तो अब मानस का दिमाग ठनक रहा है, बोले यार अपन जब डिवेंचर बेच रहे हैं तो डिवेंचर तो जा ही रहे हैं, लेकिन डिवेंचर के साथ जो एक्रूड इंटरेस्ट का राइट था वो भी जा रहा है। तो क्या वो राइट मैं अनुभव जैन को ऐसे ही फ्री में दे दूं या उसके बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करूं? तो अब वापस से मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मैंने जब डिवेंचर खरीदे 1 अप्रैल 21 को 103 रुपए का भाव था,
तो मैंने मानस से पूछा कि मानस ये बताओ 103 रुपए जो आप मुझसे चार्ज कर रहे हैं, क्या आप इसमें ब्याज भी कवर कर रहे हैं या मुझे ब्याज का पैसा अलग से पे करना पड़ेगा? तो अगर मानस बोलता है कि भैया ऐसा है, इस 103 रुपए का तो अमाउंट मैं सिर्फ प्रिंसिपल के लिए ले रहा हूं और लास्ट इंटरेस्ट डेट से यानी 31 दिसंबर 20 से टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी आज जब मैं डिवेंचर बेच रहा हूं, वो 3 महीने का ब्याज जो एक्रू हुआ है आपको उसका पेमेंट मुझे अलग से करना पड़ेगा। फिर से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने मानस से पूछा कि 103 रुपए जो आपने कोट किए हैं वो ब्याज के साथ हैं या वो ब्याज के अलावा हैं? तो मानस ने बोला कि ये ब्याज के अलावा हैं, यानी आपको 103 रुपए तो सिक्योरिटी के लिए देना है और जो 3 महीने का ब्याज जनवरी फरवरी मार्च का एक्रू हो गया है उसका पेमेंट आपको मुझे अलग से पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वैसे आपको याद होगा 12th में पढ़ा था आपने कि जब भी डिविडेंड या इंटरेस्ट की बात होती है तो कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होती है, यानी मैंने कितने में भी खरीदा हो, लेकिन जब भी कंपनी ब्याज का पेमेंट करेगी, जब भी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करेगी, वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही करेगी। तो भले मैंने 103 में खरीदा, मानस ने पता नहीं कितने में खरीदा था, लेकिन कंपनी हमेशा 100 रुपए की फेस वैल्यू में ब्याज देगी। तो अब इन 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर पर 12% की रेट से 3 महीने का ब्याज एक्रू हो चुका है 3 रुपए। तो अब अगर मानस ने बोला कि भैया 103 तो आपको डिवेंचर के लिए देना है और 3 रुपए आपको अलग से देना है, तो इस कोटेशन को, इस कोट को टेक्निकली बोला जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस यानी ऐसी प्राइस जिसमें मैं आपसे सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, ब्याज का पैसा आपको मुझे अलग से पे करना पड़ेगा, यानी दिस प्राइस इज ओनली फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस कोटेड प्राइस। तो ऐसी प्राइस को टेक्निकली क्या बोलेंगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। लेकिन अगर मैंने मानस से पूछा कि मानस 103 में सब शामिल है, और मानस ने बोला हां सर सब शामिल है, मतलब ब्याज भी शामिल है प्रिंसिपल भी शामिल है, और मानस ने बोल दिया हां दोनों शामिल हैं, तो इसका मतलब इस वैल्यू को मैं टेक्निकली बोलूंगा कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो प्राइस कोट करी ये होल एंड सोल प्राइस है, इसके अंदर ब्याज भी आ गया प्रिंसिपल भी आ गया। तो दो प्राइसेस आपके सामने आएंगी, एक एक्स इंटरेस्ट और एक कम इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट मतलब जो प्राइस कोट की गई है उसमें ब्याज शामिल नहीं है, आपको खरीदते समय अलग से ब्याज पे करना पड़ेगा, तो बेचते समय आपको अलग से ब्याज मिलेगा। जबकि अगर प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस है तो इसका मतलब हुआ कि मुझे ये जो पैसा मिल रहा है इसके अंदर ही सब कुछ है, ब्याज भी प्रिंसिपल भी। अगर मैं खरीद रहा हूं तो मतलब मुझे फाइनल अमाउंट देना है, इसके अंदर मैंने ब्याज भी पे कर दिया और इसके अंदर मैंने प्रिंसिपल भी पे कर दिया है। तो आ जाएं जरा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। क्या बोला गया? Since the debentures are debt instrument issued by the company on which they paid interest at fixed rate and at fixed interval. So, if the investor purchased debentures between two interest date, जैसे हमने डिस्कस किया था, दो इंटरेस्ट डेट क्या थी? 31 दिसंबर और 30 जून, और मैंने मानस से कब खरीदे थे? 1 अप्रैल को। तो ये दो इंटरेस्ट डेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। तो अगर ये सिक्योरिटी इन दो इंटरेस्ट डेट के बीच में खरीदी या बेची जाती हैं तो क्या होगा? बिटवीन टू इंटरेस्ट डेट देन सेलर ऑफ सच डिवेंचर विल आस्क टू पे फॉर टू कंसिडरेशन। तो भैया मानस अब मुझसे दो प्रतिफल मांगेगा, एक राइट इन प्रिंसिपल एंड सेकेंड right in interest from last interest date that was 31st December 20 to the date of transaction यानी 1 अप्रैल 21। यानी मानस अब मुझसे डिवेंचर के प्रिंसिपल का पैसा मांगेगा और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज भी मांगेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा मांग रहा है क्या जो प्राइस इसने कोट की है उसमें ब्याज शामिल है या नहीं है? तो पढ़ते हैं, इफ द प्राइस कोटेड बाय द सेलर इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोट की गई प्राइस में अगर ब्याज का अमाउंट शामिल है देन इट विल बी डिफाइंड एज कम इंटरेस्ट प्राइस। इन सच केस बायर ऑफ सिक्योरिटी विल सबडिवाइड द अबव मेंशन प्राइस
इन टू पार्ट्स। हाँ सही बात है, जब मैंने दो अलग अलग चीजों के लिए पैसा दिया है लेकिन डील पैकेज में हुई है तो मुझे बाइफरकेशन तो करना पड़ेगा कि ये पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिया और ये पैसा मैंने ब्याज के लिए दिया। ये ब्याज अगले 3 महीने बाद कंपनी मुझे रिटर्न कर देगी। अरे भाई, कंपनी 3 महीने बाद जब 30 जून आएगा तो मुझे 6 महीने का ब्याज देगी, क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर में लिखा है। अब चूंकि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का ब्याज तो मुझे ही मिलना था, क्योंकि इन 3 महीने तो डिवेंचर का होल्डर में हुई, लेकिन कंपनी मुझे देगी पूरे 6 महीने का ब्याज। तो इन 6 महीने का ब्रेकअप क्या है? तो अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने का ब्याज मुझे मिलना था, क्योंकि इन 3 महीनों की अवधि में मैं ही होल्डर था। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीने का ब्याज मानस को मिलना था, क्योंकि होल्डर वो था। तो मानस ने क्या बोला कि सरकार देखो, 3 महीने बाद मेरा नाम तो हट जाएगा, तो भैया कंपनी तो आपको पूरे 6 महीने का ब्याज देगी, जबकि उसमें से 3 महीने का ब्याज मेरा है, ऐसा मानस बोला। तो आप एक काम करो ना, मुझे वो 3 महीने का ब्याज दे दो और कंपनी से 6 महीने का ब्याज रिसीव कर लेना। अब लॉजिकली सोचो, मैंने कंपनी से 6 महीने का ब्याज लिया और मानस को 3 महीने का ब्याज दे दिया, तो नेट मेरे हाथ में क्या आया? 3 महीने का ब्याज, जो मेरी इनकम है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई और जून। तो अगर प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस है तो मैंने 2 कंपोनेंट के लिए पैसा दिया है, एक फॉर इन्वेस्टमेंट और दूसरा राइट इन इंटरेस्ट। और ये जो राइट इन इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2 इंटरेस्ट की डेट ही 6 महीने होती है, तो कुछ भी हो जाए, अगर मैंने 1 जनवरी या 2 जनवरी या 10 जनवरी को खरीदे तो मेरे लिए पैसा तो 30 जून तक मिल ही जाएगा। यानी ये जो ब्याज का पैसा मैंने दिया, ये किसी भी हालत में 30 जून तक एन कैश हो जाएगा, यानी ये अमाउंट मुझे 30 जून को रिवर्स मिल जाएगा। जबकि जो डिबेंचर में मैंने पैसा लगा रखा है, अब वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक मैं बेच नहीं देता या जब तक उसके रिडम्पशन की डेट नहीं आ जाती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन सच केस, buyer of security will subdivide the above mentioned price in 2 parts. First is payment towards interest and second for principal component, which will be ascertained by subtracting interest component from the price quoted by the seller. फिर से सुनना, मानस ने कितनी प्राइस कोट की थी? सर 103। अगर मैं मान रहा हूं कि ये कम इंटरेस्ट है, तो 103 में 1 टुकड़ा ब्याज का है और 1 टुकड़ा प्रिंसिपल का है। आप पहले क्या निकालोगे? तो सरकार जो सर्टेनली कैलकुलेट हो सके। अच्छा बताओ, जो प्राइस है सिक्योरिटी की वो तो फ्लक्चुएट हो सकती है, हाँ, लेकिन जो ब्याज का अमाउंट है क्या वो चेंज हो सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ब्याज के लिए 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए फेस वैल्यू, जो हमें पता है, एक चाहिए रेट, वो भी हमें पता है, और एक चाहिए इंटरवल, वो भी हमें पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने। तो क्या निकालना ज्यादा आसान है? सर ऑब्वियसली ब्याज निकालना आसान है। तो प्राइस जो कोट की जाएगी उसमें पहले ब्याज अलग कर देना और उसके बाद जो बचेगा दैट वाज द पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल। अब जैसे अगर मानस ने मुझको 105 रुपए कोट किए होते कम इंटरेस्ट, तो मैं क्या बोलता कि 105 रुपए में ब्याज भी शामिल है। अब ब्याज कितने महीने का शामिल है? तो जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 100 रुपए पर 12% से 3 महीने का ब्याज, तो 100 इंटू 12% इंटू 3/12 एग्जैक्टली आएगा 3 रुपए। अब मैं क्या बोलूंगा, 105 रुपए जो कम इंटरेस्ट प्राइस है उसमें 3 रुपए ब्याज के हैं, तो 105 में से अगर मैंने 3 रुपए माइनस करे तो बैलेंसिंग फिगर में 102 रुपए आया, और ये 102 रुपए क्या हुआ? मेरी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहां एक्चुअली जब कम इंटरेस्ट प्राइस है तो मैं 2 असेट्स के लिए पेमेंट कर रहा हूं। एक उसमें से असेट का नाम है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और दूसरी असेट का नाम है इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि वो मुझे 30 जून को रिकवर हो जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। कम इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, और एक्स इंटरेस्ट भी आता है। सर एक्स तो वैसे ही दुखदाई होता है ना? तो यहां पर व्हेन द प्राइस कोटेड बाय द सेलर इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी मानस ने जो प्राइस कोट करी उसने क्लियर बोल दिया कि ये प्राइस तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है और बाकी जितना ब्याज एक्रू हुआ है उतना पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे टेक्निकली? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्योंकि जो प्राइस दी है वो प्योरली सोलली इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो वो चली जाएगी मेरे इन्वेस्टमेंट खाते में, और जो मैं 3 रुपए अलग से ब्याज के चुकाऊंगा वो चला जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल खाते में। यानी अब मुझे बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे जो प्राइस दी गई है वो सिर्फ प्रिंसिपल के लिए ही दी गई है, क्योंकि मैंने ब्याज तो अलग से कैलकुलेट किया है और पे भी किया है। चलो मालिक, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये आपके नोट्स में ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उठाना है कैलकुलेटर और मेरे साथ कैलकुलेशन करके देखना है। देखिए जरा, इफ कंपनी पे इंटरेस्ट ट्वाइस अ ईयर ऑन 31st March
and on 30th September. And a buyer purchased debenture on 1st June. ओहो ओहो ओहो, आखिरी बार ब्याज बटा 31 मार्च को, अगली बार बटेगा 30 सितंबर को, और हमने कब खरीदा? 1 जून को। तो आखिरी ब्याज बटे अप्रैल निकल चुका है, मई निकल चुका है, और हमने खरीदा है 1 जून को। तो इसका मतलब जिस दिन ये सौदा हुआ उस दिन इन डिवेंचर्स पर 2 महीने का ब्याज एक्रू हो चुका था। तो आगे पढ़ते हैं सरकार। Then the buyer is required to pay interest for 2 months, that is for April and May, along with the principal. ठीक है, अब आगे देखो। Suppose the price quoted by the seller is ₹105 and this is come interest price. और ब्याज की रेट वही 12% है और फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो भैया 100 रुपए पर 12% से जो 2 महीने का ब्याज निकल के आएगा वो होगा 2 रुपए। ओके, 2 रुपया। तो ये जो 2 रुपए का ब्याज हुआ, चूंकि प्राइस कैसी है? कम इंटरेस्ट प्राइस, तो हम क्या बोलेंगे कि इस 105 में 2 रुपए ब्याज के हैं, यानी प्रिंसिपल के लिए 103 रुपए पे किए गए हैं। अब ये जो प्रिंसिपल के 103 है ये जाएंगे इन्वेस्टमेंट खाते में और ये जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल खाते में। यानी आपने आज एक नहीं 2 सिक्योरिटी परचेस की है। सिमिलरली जब आप बेचोगे और अगर सेल की डेट वही 2 इंटरेस्ट की डेट के बीच में कहीं है, तो आप भी जिसको बेचोगे आप भी उससे 2 चीज ले लेना, प्रिंसिपल का कंपनसेशन और ब्याज जो आपने एक्रू कर लिया फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मालिक अब हम जरा इसके अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले करेंगे परचेस करते समय, फिर बात करेंगे सेल के समय। अच्छा, एक बात समझो, हमने इतना डिस्कशन कर लिया, उसमें ये बात तो समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और एसेट का नेचर क्या है। तो सरकार इट इज अ रियल एसेट्स, क्योंकि आप बकायदा इन्वेस्टमेंट को छू सकते हैं, है ना। तो ये रियल एसेट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? तो भैया अपन ने फुकरे देखी कि नहीं देखी? लाली, वो पुलिस वाला पूछता है क्या सीखता है भैया तू रात को? तो उसने क्या बोला था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। भैया रियल अकाउंट है, उसने रियल अकाउंट का रूल बताया था। तो रियल अकाउंट में हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट हम खरीद रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, असेट्स आ रही है तो डेबिट। और आपने कितने में खरीदी? मान लो 103 में खरीदी, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 103। अच्छा, जो 2 रुपए आपने पे करे मानस को, मान लो मानस को पे करे, क्या ये डूब गए या कल ये रिकवर होंगे रिलायंस से? तो आंसर है रिलायंस से रिकवर होंगे। तो इसका मतलब ये भी आपकी एसेट है। भाई आप पे करो और गायब, अब वापस नहीं मिलेंगे। जैसे आपने चाट पकौड़ी खाई, पैसे दिए, वापस मिल रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने दोस्त को दिए तो वापस मिल रहे हैं क्या? नहीं। अरे यार, मतलब समझ गए ना आप, अच्छा दोस्त है। तो अगर दोस्त को उधार दिए तो मतलब पैसे वापस मिलेंगे, ऐसा मन तो बार बार बोलेगा ना, फिर भले मिले या ना मिले। तो भैया अब मैंने मानस को जो पैसे दिए 2 रुपए, उसने मुझसे क्या बोला था कि ये 2 रुपए आप रिलायंस से ले लेना, यानी ये 2 रुपए भी मेरे लिए रिसीवेबल है। और अगर कोई अमाउंट रिसीवेबल है तो वो भी मेरी एसेट है। तो एसेट है तो सरकार फिर से वही रूल, डेबिट दी एसेट। तो मेरी बुक्स में 2 एसेट्स आई, एक इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट आए तो डेबिट, फिर एक और एसेट्स आई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, हाँ साउथ इंडियन नाम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यन्ना रास्कला। हाँ, टू क्या जा रहा है? गांधी जी। हाँ, क्या? टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं और मैं अगर 2 इंटरेस्ट की तारीखों के बीच में खरीद रहा हूं, फिर चाहे एक्स हो, एक्स नहीं, फिर चाहे वो एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, एंट्री तो यही होगी। बस अंतर इतना है, अगर वो कम इंटरेस्ट है तो उस प्राइस के अंदर ब्याज है, और अगर वो एक्स इंटरेस्ट है तो आपको ब्याज अलग से देना है, लेकिन एंट्री तो यही करना है। फिर से सुन लो, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री हो गई कब? खरीदते समय, ठीक है। फिर जब मैं बेचूंगा, अब जैसे मानस बेच रहा है तो मानस अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डालेगा, तो भैया उसकी किताब से इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, बोले हाँ, इन्वेस्टमेंट आए तो डेबिट, जाए तो बाय बाय टाटा क्रेडिट। और मानस मुझसे ब्याज के 2 रुपए ले रहा है और वो ब्याज उसके लिए इनकम थी, और इनकम यानी नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर अब मानस की बुक्स में एंट्री क्या होगी? मानस के पास 105 रुपए आए, गांधी जी अकाउंट डेबिट,
गांधी जी अकाउंट डेबिट 105, और 105 का ब्रेकअप क्या है? 2 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर जा रहे हैं, अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट आए तो डेबिट, जा रहे हैं क्रेडिट, कितने? 103, क्योंकि 2 रुपए तो उसको 105 के अंदर ब्याज के मिले। 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। फिर से सुनो एक बार, इन्वेस्टमेंट खरीदे तो डेबिट, बेचे तो क्रेडिट, ब्याज मैंने चुकाया लेकिन कल मुझे मिल जाएगा इसलिए डेबिट, जबकि मानस को ब्याज मिला एज ए इनकम और इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो मानस की बुक्स में एंट्री क्या हो रही है? फिर से सुन लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट 105 रुपए। टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 103 रुपए। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 2 रुपए। क्यों? क्योंकि 2 महीने का ब्याज एक्रू है उसका, अप्रैल और मई का। तो दोस्त, हमने आज अपने लेक्चर में ये समझा कि भैया इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होंगे, एक फिक्स इनकम कमा के देंगे और एक वेरिएबल इनकम कमा के देंगे। जो फिक्स इनकम कमा के देंगे उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि सामने वाली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या नहीं, जबकि वेरिएबल इनकम वाली सिक्योरिटी पर आपको रिटर्न मिलेगा ही तब जब सामने वाले ने कमाया है। फिर हमने आगे डिस्कस किया कि भैया फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमने पढ़ा कि एक कॉन्सेप्ट है एक्स और कम इंटरेस्ट की, फिर इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आएगी आपकी ब्रोकरेज और ड्यूटीज और टैक्सेस की, फिर आएगी एक कॉन्सेप्ट आपकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करें फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश की, और एक कॉन्सेप्ट आएगी आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आप जब माल बेचोगे उस समय आपको वैल्यूएशन करना है ताकि प्रॉफिट लॉस निकल सके, और ईयर एंड पे आपको वैल्यूएशन करना है एज पर AS 13। फिर इसके बाद हमने उठाया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स एंड कम इंटरेस्ट, और उसमें क्या डिस्कस किया कि भैया डिवेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं, इन पर ब्याज एक फिक्स रेट से और एक फिक्स इंटरवल से बढ़ता है। तो अगर एक ब्याज 31 दिसंबर को बटा है और कोई 1 जनवरी को बेच दे, या ब्याज 31 मार्च को बटा है और 1 अप्रैल को कोई बेच दे जैसे मानस बेच रहा था, तो फिर उस केस में कोई ब्याज की बात नहीं होगी। लेकिन अगर 2 इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर और 30 जून, और इन 2 तारीखों के बीच में कहीं 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 फरवरी को अगर ये सिक्योरिटी बेची या खरीदी जाती हैं, तो फिर यहां अब सिक्योरिटी के साथ 2 कंपोनेंट जुड़ गए, एक तो खुद सिक्योरिटी और दूसरा आखिरी इंटरेस्ट से, आखिरी इंटरेस्ट जो बटा था 31 दिसंबर को से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का ब्याज। अब ये जो सेलर है वो बायर से इन दोनों कंपोनेंट का कंपनसेशन मांगेगा। तो बायर उससे पूछेगा कि आपने जो प्राइस मुझे बताई है क्या उसके अंदर ब्याज शामिल है? अगर सामने वाला बोलता है कि हां ब्याज शामिल है, तो ऐसी प्राइस को हम बोलेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं, ये प्राइस उसे प्रिंसिपल की है, ब्याज आपको अलग से चुकाना पड़ेगा, तो इसे हम बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब इसके बाद हमने उसकी डिस्कशन की अकाउंटिंग। तो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। जो खरीद रहा है वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो बेच रहा है वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। जिसने ब्याज का पेमेंट करा उसके लिए वो एसेट है, तो वो लिखेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जिसको ब्याज मिला यानी सेलर, उसके लिए वो इनकम है और इनकम शुड बी क्रेडिट। और बाकी फिर गांधी जी तो आप समझ ही जाओगे। तो मालिक, अभी हमने इतना डिस्कशन किया, अब इसके बेस पर अगला लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएगा। हम अब पहले इस कॉन्सेप्ट के बेस पर 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद अगली कॉन्सेप्ट की तरफ रुख करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम बाकी कल मिलते हैं कुछ बेहतरीन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। रीच इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज, बीट 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 इनको करूंगा बीट, हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट।